जो कि नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगी sharmilajoshi.com से शर्मिला जोशी। आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शर्मिला मैम, गुड आफ्टरनून। बस कुछ ही देर में शुरुआत कर रहा हूं। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ट्विटर आईडीज प्लीज स्क्रीन पे रखिए, रीच आउट करिए। अब आज का दिन तो नहीं, कोशिश होगी आप लोग की जो फ्रेश क्वेरीज आ रही हैं अगले हफ्ते इस सास बहू सेंसेक्स की तमाम कड़ियों में सारी क्वेरीज हम रेज कर सकें। अच्छा, आगे बढ़ूं, मार्केट्स की भी चर्चा करूं उससे पहले एक और। अब 12:30 हो गया है। महज 1.5 घंटे बाद दोपहर 2 बजे CNBC आवाज पर देखिए FM का पहला लाइव और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस 1 फरवरी के बढ़िया बजट अनाउंसमेंट के बाद। तो ग्लूड रहिए, कुछ ही देर में वो एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन लाइव सीधे आपके पास इसी प्लेटफॉर्म CNBC आवाज पर नजर आएगा। चलिए मार्केट स्क्रीन्स पर लेकर आते हैं और भारतीय बाजारों की चर्चा करते हैं। लाइए डायरेक्टर साहब, जरा मार्केट्स क्विकली स्क्रीन्स पे। हाँ, आधे % मजबूत निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ 80 अंकों के उछाल के साथ। निफ्टी बैंक में आधे % से ज्यादा की मजबूती, ऑलमोस्ट 2/3% का उछाल है। पर ये बेंचमार्क्स तो ठीक ठाक कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आज सुबह से बढ़िया मूव्स दिखा रहा था, अब लोअर लेवल से फिर रिकवरी के मोड पे है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर वैसी नहीं है जो इंडेक्स दिखा रहे हैं। इंडेक्स का एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा कहां से मदद मिल रही है, कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो इस समय भारतीय बाजारों की मदद कर रहे हैं। नहीं दिखाएंगे कंट्रीब्यूशन प्लेट डायरेक्टर साहब? चलिए, वो आता रहेगा। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन प्लेट आ जाएगी। और ये जो डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर रख दिया मिड कैप्स, दरअसल मैं यही बताना चाहता था कि कुछ हैवी वेट्स, वो फाइनेंशियल्स और IT थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का पेन जस का तस है। इनफैक्ट ब्रेथ अच्छी खासी डिटोरिएटेड, मिड कैप इंडेक्स 1% का दबाव और 1:3 डिक्लाइंस के फेवर में, यानी कि मोटा मोटी बाजार में 3/4 जो भी स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं 75%, 3/4 ऑफ द मार्केट अभी भी लाल में कामकाज कर रहा है, जब इंडेक्स फिर भी साइंस ऑफ स्टेबिलिटी के इंडिकेशंस दे रहे हो। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो खैर आज फिर से बहुत वॉलेटाइल। एक समय अदानी एंटरप्राइजेस 35%, 35% का कट दिखा रहा था। खैर अब बढ़िया कवरिंग आ रही है 15% की, लेकिन अभी भी कमजोरी के साथ अदानी एंटरप्राइजेस कामकाज करता हुआ। लेकिन सारे ही स्टॉक्स दबाव में आज फिर से कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। वैसे मैं आने से पहले ऐसी टटोल रहा था अदानी ग्रुप का। पिछले 3 साल में डेट जो है 1 लाख करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ पे हुई, पर वो एग्रेसिव एक्विजिशंस हुए थे, उसके पीछे वो डेट पाइल अप हुई थी। और उसमें लार्जली हम लोग सिस्टमिक रिस्क बार बार बातचीत कर रहे हैं, बैंक्स पे प्रेशर की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टमिक रिस्क जैसा इशू नहीं नजर आएगा। इनफैक्ट जो पिछले 3 सालों में डेट बहुत तगड़ी पाइल अप हुई है, जिसमें ACC, अंबुजा जैसे तगड़े एक्विजिशंस हुए थे, वो जो एक्विजिशंस हुए थे लार्जली फॉरेन बैंक से, फॉरेन निवेश से वो फंड किए गए थे, ना कि हिंदुस्तानी बैंक्स का पार्टिसिपेशन हुआ था वहाँ पे। हमारे बैंक्स का कुल अदानी डेट में 40% का ही एक्सपोजर है, जिसमें लार्जली सरकारी बैंक्स हैं, 10% के आसपास प्राइवेट बैंक्स का एक्सपोजर। एक डेटा इंटरेस्टिंग देता हूँ आपको। FY24 में, FY23 में जो लोन्स डिसबर्स हुए थे प्राइवेट बैंक्स के, 0.3% वहां का इस ग्रुप के लिए, और PSU बैंक्स का 0.7%। तो बहुत मिनिस्क्यूल सा ऑफलेट पुराना एक्सपोजर चल रहा है, लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है। और बार बार आके कई सारे बैंक्स हाईलाइट करके गए हैं कि उन्होंने जो फंड्स किए थे, लार्जली प्राइवेट बैंक्स तो स्पेसिफिकली मेंशन करके गए हैं कि उन्हीं जगह पैसा डाला गया है जहां पे सॉलिड एसेट्स बैक करते हैं, जहां पे बढ़िया कैश फ्लो जनरेशन है, जैसे कि एयरपोर्ट, जैसे कि पोर्ट्स का धंधा अदानी का। ठीक है, सेंटिमेंट्स वे करते रहते हैं, इसीलिए आपने देखा बहुत वोलेटाइल हुआ है। खैर अभी तो निफ्टी बैंक बढ़िया फुटिंग पे। आई एम श्योर आज SBI जब अपने नंबर्स देगा और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो ज्यादा क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी इन नंबर्स पे। करना, पता नहीं बात करे ना करे, लेकिन करना चाहिए और क्लैरिटी दे देनी चाहिए, ताकि स्ट्रीट में इस तरह की वोलेटिलिटी से अब हम लोग उभरने की कोशिश करें।
चलिए अब मैं क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो जुड़ रहा है सब आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। हमें आज गुड़गांव जाना है, मुंबई से क्वेरी सॉल्व करनी है और बिहार भी जाना है। मुझे बताया जा रहा है बिहार में तकनीकी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है अभी तक लिंक। एज सून एज अप होगा आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। पहले गुड़गांव जा रहा हूं, माधुरी सिंह मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। माधुरी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। माधुरी मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? आप कितना समय हो गया? It has been like almost 5 years. और कैसी रही है पिछले 5 साल की जर्नी? It was actually मेरे हस्बैंड ट्रेड करते हैं from last 15 years, तो बट मैंने अभी एंट्री की है on independently. अरे वाह। तो माधुरी मैम पहली और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी, उससे शुरू करते हैं। Okay. First of all, I would like to know about Ease My Trip. So I have 2,800 shares at 53 price. तो I just want to know कि इसमें क्या है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो ये आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बात करो तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने लंबी अवधि के लिए लेके रखा हुआ है ईज माई ट्रिप। हाँ, लंबी अवधि के लिए आई कैन रिटेन फॉर दैट, बट अगर मुझे शॉर्ट टर्म में भी अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो आई कैन एग्जिट। इसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुकी हूँ। हाँ। पहले भी आई हैव बॉट अराउंड 3,000 शेयर एट 51 एंड आई हैव सोल्ड देम एट 55। हाँ। तो मैंने ये दोबारा लिए हैं फिर। तो बेसिकली मोमेंटम को प्ले करना ट्रेडिंग का नजरिया है। राइट। भाई इजी ट्रिप प्लानर्स, शमला मैम कैसा लगता है आपको? इन्होंने बहुत तगड़ा वो स्प्लिट और बोनस डोल आउट करके भाव कहाँ ले आए। कैसा है ये? लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या कोई ट्रेडिंग पॉप की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? इनकी खरीद 53 की है, इनकी बाइंग से 3-4 रुपए इस समय तो नीचे चल रहा है। मेरे हिसाब से उनको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए इसमें। मुझे लगता है कि बजट में इनके लिए बेनिफिट्स थे सेक्टर के लिए, गिवन द फैक्ट कि एक कंजम्पशन को बढ़ावा दिया गया है। तो हम ये देखेंगे। और अगर आप कोई भी वेदर इट्स एयरलाइन होटल्स, उनके अगर आप नतीजे देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर नंबर्स अच्छे हैं। इट सिंपली मीन्स कि जो ट्रिप प्लानर्स है उनके भी नंबर्स अच्छे ही आएंगे। इनके नंबर शायद मंडे को एक्सपेक्टेड है, तो मार्केट को उम्मीद है कि इस क्वार्टर काफी अच्छे नंबर्स आएंगे इस माई ट्रिप से। एंड ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरह के जो बिजनेसेस है वो आगे चलकर यू नो एज उनका ट्रैक्शन बढ़ेगा, उनके जो वर्टिकल्स है उसमें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उनको एक लॉन्ग टर्म का इसमें व्यू रखना चाहिए। एंड माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 65। मैम रख सकते हैं, लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है और अच्छे खासे टारगेट्स हैं। पिछली बार जहां आपने मुनाफा बांधा था उससे ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे 65 रुपए के आसपास। तो इजी ट्रिप प्लानर्स या ईज माई ट्रिप जो कहना है ये रखी जा सकती है लंबी अवधि के लिए आज से। मैं लौट के आता हूं, बाकी एक एक बार सबको इन्वॉल्व कर लूं। मुंबई से संतोष देवी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। संतोष मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। संतोष मैम कब से शेयर बाजार से जुड़ो आप? आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? मेरे को कम से कम 25 साल हो गए। अरे वाह। हाँ, कैसा रहा ये 25 साल? 2.5 दशक का समय स्टॉक मार्केट में खूब कमाया क्या? नहीं खूब तो नहीं कमाया, पहले अच्छा कमाया, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊंची नीची में थोड़ा सा हो रहा है ऐसा। तो ये अभी मतलब 25 साल से हो तो पहले हमेशा से ट्रेडिंग करते रहे हो क्या मैम? नहीं ट्रेडिंग भी करती हूँ और वो भी पोर्टफोलियो में भी रखती हूँ। पोर्टफोलियो में भी रखते हो, दोनों तरह का है। ठीक है, तो मतलब बिजी रखता है स्टॉक मार्केट आपको। हाँ। संतोष मैम पहली क्वेरी कौन सी, पहला सवाल कौन सा? मेरा रिलायंस पे है। मैंने 250 शेयर ले रखे हैं 2600 में, लेकिन बहुत नीचे आ गया। ये कौन सा वाला है? ये लंबी अवधि वाला था या जब 2600 पे लिया था तो ट्रेडिंग वाला मामला था? ट्रेडिंग मतलब क्या मिल जाएगा पैसा जल्दी, लेकिन हाँ तो मामला तो ट्रेडिंग का ही था। तो फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाते संतोष मैम? आप तो 25 साल से हो। नहीं तो सब बोल रहे थे ले और चीज अच्छी लग रही थी, मतलब अच्छा है ग्रुप। अरे 25 साल से आप बाजार में, आपको बताना चाहिए सबको क्या लेना है क्या लेना है। आपको तो ना किसी की सुननी है। पर अच्छी पेडिग्री है। रिलायंस स्क्रीन्स पे लिया ट्रेडिंग के लिए था शर्मिला। इस समय मूड माल गड़बड़ है, इनकी बाइंग से 300 रुपए नीचे है। रिलायंस पे क्या व्यू बन रहा है? और रिलायंस वो स्टॉक है जिसमें लॉस में तो एग्जिट करना नहीं बनता। रख लूं क्या या लॉस ट्रेडिंग वाला मामला है तो लॉस बुक कर लूं? कैसे करूं इसको अप्रोच? और मुझे लगता है एक तो जैसे कि आपने बहुत ही सही कहा कि अगर उन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया था और इतने लंबे समय से
मार्केट में है तो उनको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था। बट आई थिंक फॉर्चुनेटली उन्होंने ट्रेडिंग भी ऐसे स्टॉक में की है जो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। सो आई थिंक कि वो इस होल्डिंग को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करे और बने रहे। आई थिंक वन ऑफ द बिग रीजंस रिलायंस इज फॉलिंग इज कि हम देख रहे हैं कि एक जो सेंटिमेंट जो खराब हुआ है ये पूरे अडानी इशू से, दैट हैज टेकन इट्स टोल ऑन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। अगर आप कोई भी ऐसे स्टॉक खोल के देखेंगे जहां पर ऐसे लग रहा था कि शायद थोड़ा ओवर प्राइस है, मिसमैच है, बहुत ज्यादा चला है, तो वहां पर हम सभी उन स्टॉक्स में करेक्शन देख रहे हैं। सो आई थिंक जहां तक रिलायंस की बात है, नतीजे अच्छे रहे हैं और सबसे अच्छी बात जो मुझे रिलायंस की लगती है कि जो उनका बेस बिजनेस है वो तो इट इज सॉर्ट ऑफ कम टू अ लेवल कि जहां से वो स्टेडीली ग्रो करेगा। तो अब ग्रोथ कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आई थिंक रिटेल और टेलीकॉम जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की है वहां से अब हम देख रहे हैं कि उनको अच्छा आई मीन वो दोनों भी दे आर बोथ परफॉर्मिंग वेल और दोनों से आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज इट्स वेरी क्रिटिकल कि जब आप इस तरह की बड़ी कंपनी हो जाते हो तो आपको ये नए बिजनेसेस भी चुनने पड़ते हैं जहां पर आपको और आगे चलकर फायदा हो। और जो दो बिजनेसेस अभी रिलायंस के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं वो एक टेलीकॉम है और एक रिटेल है, एंड नाउ दे हैव प्लान्ड सम न्यू वेंचर्स एज वेल। सो आई थिंक कीपिंग ऑल दैट इन माइंड आपको बने रहना चाहिए और इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये संतोष मैम तो भी नीचे जा रहा है। ये है नहीं क्या 25 साल में कोर पोर्टफोलियो ऐसा है नहीं क्या रिलायंस? हैं? आपने कहा था कोर पोर्टफोलियो भी है और ट्रेडिंग भी करते हो, कोर पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है क्या? क्या है कोर पोर्टफोलियो में? रिलायंस नहीं है, उसमें रिलायंस नहीं है, रिलायंस अभी भी लिया था। ठीक है, बाकी वेदांता, टाटा स्टील ये सब है, रेमंड ये सब है निकल। ओके संतोष मैम, अच्छा मैंने रिलायंस की बात कर ली, संतोष मैम की क्वेरी थी, लेकिन रिलायंस की जो चर्चा हुई ध्यान रखिएगा, जो भी आप व्यू बनाएं एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म जिस पे हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं इसका स्वामित्व, इसका प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। ये हमेशा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जब भी रिलायंस की चर्चा हो इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार से रूपा शर्मा मैम सहरसा से जुड़ती हुई, रूपा मैम स्वागत है आपका। हाँ रूपा मैम से तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, साक्षात नजर नहीं आएंगी, फोन लाइन पे जोड़ा है उनको। रूपा मैम सवाल क्या है मैम? सर ये कि पीरामल फार्मा के बारे में पूछना था। हाँ लिया हुआ है, लेने का मन है? हाँ नहीं मैंने लिया हुआ है 22,558 में सर, लेकिन अभी है ना उसका नहीं तो पिरामल 2650 में आपने पिरामल इंटरप्राइजेज लिया होगा जमाने में, अब तो पिरामल फार्मा और पिरामल इंटरप्राइजेज दोनों होंगे आपके पास, ऐसा है क्या? हाँ तो ये ऐसे नहीं, गलत लिखा है डॉक्टर साहब, ऐसे तो सारा लॉस ही लॉस दिखेगा। पिरामल एक बार दोनों दिखाइएगा, पिरामल फार्मा का 100 रुपया हो गया, पिरामल इंटरप्राइजेज दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे, वो चल रहा था 885, 875 पकड़ लेता हूँ, तो बेसिकली 975 था कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या रख ले क्या 3-4 साल में? हाँ नीचे तो आ गया था, इसमें तो कोई शक नहीं। शर्मिला पिरामल अभी दोनों एंटिटीज है, इसका मतलब उस पर चर्चा होनी चाहिए। पिरामल इंटरप्राइजेस, पिरामल फार्मा, स्पिन ऑफ के बाद थोड़ा सा डेंट आया था, ये तो सच है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों एंटिटीज हैं कैसी? मेरी कंपोजिट खरीद का भाव 2650 के आसपास है, क्या करूं? सो आई थिंक जहां तक पिरामल एंटरप्राइज का सवाल है, मेरे हिसाब से उनको इसमें बने रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अब ये एनबीएफसी के हिसाब से आपको इस बिजनेस को वैल्यू करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आप एक करीबन 1050-1100 का टारगेट इसमें रख सकते हैं। सो ऑब्वियसली आई थिंक आई एम मोर पॉजिटिव ऑन पिरामल एंटरप्राइज एंड पिरामल फार्मा, लेकिन जहां तक पिरामल फार्मा की बात है, आई थिंक हाल ही में इसमें गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि यूएसएफडीए के कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे और उस वजह से ये स्टॉक गिरा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उनका जो प्योर सेट है उसके डिस्काउंट में ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से पिरामल फार्मा में भी उनको बने रहना है। यहाँ पर टारगेट वंस अगेन आई थिंक कम से कम 110-120 का वो रख सकते हैं, बट एज आई सेड आई थिंक आई एम मोर पॉजिटिव ऑन पिरामल एंटरप्राइज देन पिरामल फार्मा। फिलहाल के लिए तो दोनों रखने चाहिए रूपा मैम, होल्ड करिए इस समय। पिरामल फार्मा के लिए 120 का टारगेट और पिरामल इंटरप्राइजेज को लेकर ज्यादा बुलिश शर्मिला मैम। माधुरी मैम सॉरी, आप अगली क्वेरी पूछ रहे थे ईज माई ट्रिप के बाद। हाँ, माय नेक्स्ट क्वेरी इज अबाउट टाटा स्टील।
तो मैंने 2000 शेयर लिए थे टाटा स्टील के 105 पे। तो अभी माय क्वेश्चन इज आई शुड होल्ड इट या फिर अभी मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाऊं? लिया क्यों था? ट्रेडिंग वाला था या लॉन्ग टर्म वाला था? लॉन्ग टर्म वाला। क्योंकि मुनाफा का इसलिए लॉन्ग टर्म है। ठीक है। हेलो। हाँ, कुछ नहीं, 105 वाला लिया हुआ है भाई शर्मिला, ट्रेड ग्रिप में है, 120 पे आया हुआ है, समय की कोई पाबंदी है नहीं। मुनाफा बांधने वाला समय है या आसपास दिक्कतें देख के थोड़ा डर लग जाता है हम सबको। ये 15 रुपए भी कहीं हाथ से ना चले जाए। 15 रुपए बांधने या लग रहा है तेजी और आएगी? आई थिंक कि जहां तक स्टील एज अ सेक्टर का सवाल है, ये जो आपने सवाल पूछा था, दैट्स लाइक रियली द $1 million क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे स्टील अच्छा लगता है। लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बहुत एक 100 रुपए के लेवल से ये स्टॉक बहुत जल्दी ये लेवल पे आया, आई थिंक 124 125 उस लेवल तक। तो वो आई थिंक कॉल आई विल लीव टू द इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप मुझे एक लंबे समय के अवधि किससे पूछे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के वैल्यूएशन अभी है पूरे स्टील स्पेस में, वहां पर मुझे काफी स्टॉक्स पसंद है। टाटा स्टील वुड बी वन ऑफ देम, जिंदाल स्टील एंड पावर वुड बी वन ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सेक्टर है जो जहां पर आपको थोड़े इंटरनेशनल इवेंट्स पर भी नजर रखनी पड़ती है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, चाइना में जिस तरह की सिचुएशन बनी थी, उस वजह से हमने एक बहुत जल्दी बढ़त देखी स्टॉक्स में। लेकिन एज थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग, हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक थोड़ा बहुत सेल ऑफ भी आ रहा है इन स्टॉक्स में। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। बट आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर तो आप जरूर इसमें बने रह सकते हैं। ठीक बात। क्विकली एक और सवाल ले रहा हूं। संतोष मैम, अगली क्वेरी कौन सी? HDFC लाइफ लिए हुए हैं और 2 दिन में बहुत टूट गया ये बजट आने के बाद। हाँ, ये ट्रेडिंग वाला था? नहीं था तो लंबा टाइम का ही, लेकिन पर लेने से नीचे आ गया। अब तो पहले प्रॉफिट में थी लेकिन अब नीचे आ गया। हाँ, और पिटाई बहुत हुई। एक्चुअली इनका सबसे नॉन पार एक्सपोजर सबसे तगड़ा है शिमला मैम। लेकिन ये इसी हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा, 17% गिर गया है इस वीक। बजट अनाउंसमेंट के बाद सबसे ज्यादा मार अभी ये झेल रहा है, क्योंकि नॉन पार का कंपोनेंट सबसे तगड़ा है इनका। पर इनकी खुद ही मैनेजमेंट आके कह रही है कि 10 से 12% का अर्निंग्स का डेंट है। स्टॉक तो ऑलरेडी 17% गिर गया है। सब एडजस्ट हो गया क्या? या अब इनकी बाइंग से तो अच्छा खासा नीचे चल रहा है। इनकी बाइंग 580 की 480 पे आके खड़ा हो गया है। सारी कहानी 3-4 दिन की। क्या करें अब? आई थिंक कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि इंश्योरेंस एज सेक्टर अब जो हर बजट का नया आईटीसी बन गया है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आता है। सो इट्स रियली स्ट्रेंज कि ये इस तरह कि क्यों इस तरह का माहौल बन रहा है कि इंश्योरेंस एज सेक्टर के लिए बजट में नेगेटिव्स आते हैं। एक तो वैसे भी आई थिंक 2 साल काफी मुश्किल रहे हैं कोविड के लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और ऐसे लग रहा था कि चीजें नॉर्मल सी पर आ रही है और जो उनके मार्जिन्स है, VNB है एक्सेट्रा, सब थिंग्स आर स्लोली फॉलिंग बैक ऑन ट्रैक। और उसमें ये चीज हो गई। एंड आई थिंक एज यू राइटली सेड, मैनेजमेंट ने भी ये इंडिकेशन दिया कि रेवेन्यू पर इस तरह का हिट आएगा और वो उनको अभी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। और आजकल जिस तरह से वो जो चर्चा चलती है डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिया एंड भारत, उनको वो आउटसाइड यानी जो मेट्रोज है वहां जाकर उनके प्रोडक्ट्स का सेलिंग करना पड़ेगा। सो दिक्कतें हैं। देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मेरे हिसाब से अगले 1-1.5 साल इस कंपनी के लिए मुश्किल रहने वाले हैं। लेकिन आई थिंक गिवन द पेडिग्री ऑफ द नेम एंड गिवन द बिजनेस दैट दे आर इन, मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस एज अ बिजनेस मुझे आज के तारीख में भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। बट एज आई सेड, उनको वो पेशेंस रखना पड़ेगा अगर वो इसमें बने रहना चाहती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि ये सेक्टर स्टॉक, आई थिंक SBI लाइफ फिर भी ठीक है, लेकिन HDFC लाइफ के लिए शॉर्ट टर्म में दिक्कतें या बहुत जल्दी तो ऊपर नहीं जाएगा। तो वो उनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर वो उनके पास वो पेशेंस है इसमें बने रहने का, बिकॉज इट्स अ गुड कंपनी, गुड पेडिग्री, HDFC का नाम है, और उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो अगर उसके लिए वो तैयार है तो वो इसमें बने रह सकते हैं। पेशेंस रख सकते हैं तो होल्ड करिए, ये बात सही है। इस बार सोच रहे थे बजट पॉजिटिव होगा, रीच और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जाएगी इंश्योरेंस प्लेयर्स की, उल्टा डेंट आ गया। तो संतोष में वैसे आपने कहा था टाटा स्टील, वेदांता, ये सब कोर पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए रखा हुआ है। आपने जो रखा हुआ है वो सिक्लिकल्स हैं जो आपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लिया है। अपने पोर्टफोलियो को जरा रिविजिट करिएगा एक बार। लेकिन आप खैर, इस नोट पर रूपा जी, माधुरी जी, संतोष मैम, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिला मैम, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए
थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा एक क्विक मार्केट चेक के लिए। बजट सुपर एक्सक्लूसिव। बजट के बाद किसी भी निजी न्यूज नेटवर्क को वित्त मंत्री का पहला इंटरव्यू। क्या है बजट के मायने निवेशकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, करदाताओं के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की बात लाइव एंड एक्सक्लूसिव